नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान के अध्याय 2 पर अम्ल, क्षार और लवण। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। अम्ल क्या होती है? अम्ल, जहाँ पर अम्ल एसिड, यह नाम आते ही हमें दिमाग में आता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगर विलयन में हम लिटमस पत्र को डालें अम्ल के विलयन में तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, लेकिन यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि अम्ल विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं ये, और क्षारक OH- आयन देते हैं। OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षारक की हम बात करें तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, और OH- आयन देते हैं। OH- आयन देते हैं विलयन में। लवण की अगर हम बात करें, अगर अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाए तो ये आपस में अपने गुणों को, जो ये हमें लग रहे थे ना, ये स्वाद में खट्टे लग रहे थे, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहे थे, ऐसे ये क्षारक भी कड़वे लग रहे थे और लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहे थे। तो ये आपस में अपने गुणों को आपस में नष्ट कर देते हैं जब इनकी क्रिया कराई जाती है, और लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो लवण कहते हैं अम्ल और क्षारकों की क्रिया कराई जाती है तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण का निर्माण होता है। यहाँ पर हम क्रिया कराएं HCl की। HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसकी क्रिया हम क्षारक से कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्रिया कराएंगे तो NaCl से क्रिया करेगा। यहाँ पर NaCl बन गया। NaCl जो नमक, साधारण नमक का सूत्र है लवण, ये बन गया। इसे बोलेंगे अपन सोडियम क्लोराइड। और ये हमारा एक H इधर है, ये रहा हाइड्रोजन, और एक H इधर है तो H2 हो गए, H2 और एक O बचा, H2O बन गया इधर। ये जल का सूत्र है। अगर ठीक है, अब बात करते हैं हम किस पर? प्राकृतिक सूचक पर। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, अर्थात सूचक की बात करते हैं। सबसे पहले सूचक क्या होते हैं? तो सूचक को हम यहाँ देखेंगे ना, सूचक जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। सूचक की अगर हम बात करें तो सूचक 3 प्रकार के होंगे। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 संश्लेषित सूचक, और नंबर 3 गंधीय सूचक। हम विस्तार से पढ़ेंगे इनको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राकृतिक सूचक की। तो लिटमस हम सुनते आ रहे हैं। ये लिटमस क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, अर्थात ये पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। इनका प्रयोग अम्ल क्षारकों की पहचान के लिए किया जाता है। तो नीले लिटमस पत्र को अगर हम डालेंगे विलयन में तो हम पहचान लेंगे कि अगर लाल हो रहा है या नीला हो रहा है, तो उससे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर लें। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हल्दी, अगर हमारी सफ़ेद शर्ट पर हल्दी का दाग लग गया तो वो पीली हो जाएगी, और उस पर जब अपन साबुन वगैरह कुछ लगाते हैं तो वो क्या, उसका रंग चेंज हो जाता है, वो लाल भूरी सी हो जाती है। तो ये प्राकृतिक सूचक है, ध्यान रखना है। प्राकृतिक सूचक लिटमस और हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक है। आगे बात करते हैं हम संश्लेषित सिंथेटिक सूचक। तो संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? संश्लेषित सूचक की अगर हम बात करें, ऐसे ये प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित हैं, अर्थात ये हमें पेड़ पौधे या प्राकृतिक ऐसे प्राप्त नहीं होते, ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। अम्ल क्षारकों की पहचान के लिए संश्लेषित किए जाते हैं, अर्थात बनाए जाते हैं। इस प्रकार संश्लेषित सूचकों का उपयोग हम अम्ल और क्षार की पहचान के लिए कर सकते हैं। और इनमें जो संश्लेषित सूचक हैं ये याद रखें, मेथिल ऑरेंज और
थेलिन, फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज, ये कैसे हैं अपने संश्लेषित सूचक हैं, संश्लेषित सूचक। अब हम बात करते हैं गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ, गंध, यहाँ नाम से पता चल रहा है गंध, तो गंध ऐसे पदार्थ जिनकी गंध ना तो अम्ल जैसी होती है ना क्षार जैसी होती है, मतलब अलग ही होती है। तीसरी तरीका से, ना तो अम्ल जैसी उनमें से गंध आती है ना क्षार जैसी गंध आती है, तो उन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। और ये गंधीय सूचक में आते हैं हमारे वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। याद रखना है, वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। तो 3 सूचक हो गए हमारे। एक तो हो गया प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र और हल्दी। संश्लेषित सूचक में 2 आ गए, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। और गंधीय सूचक में हमारे वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अम्ल की। अम्ल की धातु के साथ क्रिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अम्ल की धातु के साथ क्रिया की, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जब अम्ल है, कोई भी अम्ल ले लिया हमने HCl, जब HCl की धातु हमारी यही है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सारी की सारी क्या होती है, जिंक है, कॉपर है, ये सारी धातु होती हैं। तो इनकी अगर हम अम्ल के साथ, कोई भी अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है, कोई भी अम्ल है, उसके साथ अगर हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखो, एक तो लवण प्राप्त होगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। याद रखना है, अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। देखो कैसे निकलेगी, यहाँ पर ये Na सोडियम, ये Cl से क्रिया कर लेगा तो ये बन जाएगा NaCl। तो बचा क्या, H बचा ना, यहाँ पर H हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ पर ये गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस। याद रखना है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं अम्ल की धातु, अम्ल की कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। देखो, जब कार्बोनेट का सूत्र हमें पता है CO3 होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसके साथ जब अम्ल क्रिया करते हैं ना तो CO2 गैस निकलती है। यहाँ पर अब देखो, कोई भी हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, ले लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसकी अम्ल के साथ क्रिया कराई हमने HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पर देखो, जब हम क्रिया कराते हैं ना तो NaCl बन जाएगा एक तो, और एक जल बन जाएगा और CO2 का निष्कासन होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया। अब हम कराते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया कराने पर वही NaCl लवण बन गया, जल बन गया, और CO2 गैस निकलेगी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। याद रखना है, अम्ल की कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है। ठीक है, लिख लेना ध्यान से। अब आगे हम बात करते हैं अम्ल और क्षारकों की आपस में क्रिया कराई जाए। ठीक है, देखो, अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, अर्थात इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहेंगे, क्योंकि अम्ल का गुण भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और क्षार का गुण भी। देखो, अम्ल की क्रिया करा रहे क्षार के साथ, तो अम्ल के गुण भी गायब हो जाएंगे और क्षार के गुण भी गायब हो जाएंगे, और एक नया पदार्थ लवण बनेगा और जल बनेगा, जिसकी प्रकृति ना तो अम्लीय होगी ना क्षारीय होगी, उदासीन प्रकृति होगी। इसलिए इस इस अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये पूछ सकता है, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो याद रखना है, जब अम्ल और क्षारकों की आपस में क्रिया कराई जाती है तो ये लवण और जल बनाते हैं, अर्थात एक दूसरे के गुणों को समाप्त करके लवण का निर्माण करते हैं जो उदासीन होता है। इसलिए इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, अम्ल ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और क्षार ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH जो होता है इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इस पर माइनस चार्ज होता है और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। तो ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो ये Cl है ये क्रिया करेगा Na के साथ, तो NaCl बन गया। ठीक है, ये OH H के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl साधारण नमक का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। OH H से क्रिया करके H2O बनाएगा और ये NaCl
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जैसे साधारण नमक बोलते हैं अपन, उसका निर्माण होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, ध्यान से देखो, जब अम्ल की हम धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें लवण और जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लवण और जल। धातु ऑक्साइड है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, ये धातु है कैल्शियम, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो धातु ऑक्साइड हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसकी अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे ना, सोडियम क्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ये CaCl के साथ क्रिया करेगा तो CaCl2 और H और O मिलके जल का निर्माण कर देंगे यहाँ पर, तो लवण और जल का निर्माण होगा। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके अम्ल क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, अब देखो जो क्षारक है अपने वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और ये क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो हमने एक अधात्विक ऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हमें पता है क्या होती है? अधातु होती है। और हमने एक क्षार ले लिया चूने का पानी, CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं अपन चूने का पानी। जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अर्थात इसको बोलेंगे अपन अधात्विक ऑक्साइड, कार्बन अधातु है तो अधात्विक ऑक्साइड हो गया। जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या? अपक्षेप, श्वेत अपक्षेप, CaC, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCO3 का श्वेत अपक्षेप प्राप्त होगा। अर्थात ये लवण है, लवण प्राप्त होगी और जल प्राप्त होगा। अब ध्यान रखना है, याद रखने वाली बात है, नोट देखो, जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करते अर्थात उत्पन्न करते हैं। जल में, जलीय विलयन में याद रखो, अम्ल H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। और क्षारक OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन आयन, धनायन, अर्थात इस पर प्लस चार्ज है ना तो इसको धनायन, हाइड्रोजन आयन। और इसको बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्षार उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। और बेक्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अर्थात बेक्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षारक कहलाते हैं। आगे बात करते हैं अगली पेज पर। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। अम्ल हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं, याद रखना है। अब एक गुण और मिल गया हमें। पहले हम जानते थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब उसके साथ हमें गुण में लिखना है, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये भी याद रखना है गुण में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि H+ आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन H+ जो आयन है ना ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं। और ये स्वतंत्र रूप में ना रह करके ये जल के साथ क्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोनियम आयन H3O का निर्माण करते हैं। देखो एक H+ आयन है अपना और ये जल के साथ क्रिया करेगा H2O के साथ, तो H3 तीन हो जाएंगे यहाँ पर, एक तो एक H है, दो H है तो 3H, H3O। और इसको बोलते हैं, इस पर प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। तो अर्थात देखो HCl हमने जलीय विलयन में जब इसको प्रवाहित किया तो H+ आयन अलग हो गए और Cl- हो गई, तो H+ आयन दे रहा है तो अम्ल में उपस्थित है H+ आयन। अब ये H+ आयन जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O का निर्माण करते हैं। तो याद रखना है हमें, अम्ल जो हैं या तो H+ आयन देंगे या H3O+ आयन का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन आयन या H3O को बोलते हैं हाइड्रोनियम। अर्थात इन दोनों पर प्लस चार्ज है तो ये दोनों क्या हैं? धन आयन, याद रखना है, ठीक है। आगे चलो, आगे बात करते हैं क्षारक की। तो क्षारक को देखते हैं हम। क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन का निर्माण करते हैं। जब हम देखो यहाँ पर कोई भी हमने क्षारक ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जलीय विलयन में सोडियम आयन अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया। तो हाइड्रोक्साइड आयन से हम पहचान लेंगे ये क्या है? क्षार है। जब, ठीक है, तो याद रखना है क्षारक क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं और इस पर माइनस चार्ज होता है, अर्थात ये ऋणायन
होता है। जब अम्ल व क्षारक की क्रिया कराते हैं तो H+ आयन तथा क्षारक का OH- आयन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। H+ आयन और OH- आयन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है। तो सांद्र की जब हम बात करते हैं, किसी भी विलयन में, किसी भी जलीय विलयन में अम्ल या क्षार के जो आयन है ना अपने H+ आयन या OH- आयन, तो इनकी जो जितनी ज़्यादा मात्रा होगी तो वो विलयन उतना ही सांद्र कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि कोई विलयन है हमारे पास, उसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है और उसमें पानी है और पानी के साथ उसमें अम्ल है, मान लो इसमें 1 लीटर ही अम्ल है, 1 लीटर अम्ल है और 1 लीटर पानी है। ठीक है, 2 लीटर विलयन है हमारे पास। तो इसमें जो हमारे पास अम्ल में H+ आयन है ना वो उपस्थित है, लेकिन अगर हम इसमें 1 लीटर पानी और डाल दें तो 2 लीटर पानी हो जाएगा और 1 लीटर क्या हो जाएगा, 1 लीटर इसमें अम्ल रह जाएगा। तो H+ आयनों की कमी हो जाएगी विलयन में। तो ये हमारा आयन क्या कहलाएगा, तनु या फिर, और इस पानी मिलाने की जो क्रिया है इसको कहते हैं तनुकरण। ठीक है, तो याद रखना है जलीय विलयन में जितने ज़्यादा आयन होंगे वो उतना ही ज़्यादा विलयन सांद्र कहलाता है, और जितने कम आयन होंगे वो उतना ही तनु विलयन कहलाता है। और उसमें किसी भी विलयन के आयनों की संख्या कम करने के लिए उसमें जल मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, जिसे हम तनुकरण कहते हैं। तनु और सांद्र याद रखना है, तनु और सांद्र। आगे बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है, ध्यान से देखो। पीएच स्केल जलीय विलयन में जो आयन है अपने हाइड्रोजन आयन या फिर OH- आयन जो भी है, इनकी जो सांद्रता है ना, सांद्रता, इसको ज्ञात करने के लिए एक पैमाना बनाया गया है, एक स्केल बनाया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, उनकी जो संख्या है उस संख्या को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल विकसित किया गया है। अब जो पीएच स्केल है इस पर 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं, और उदासीन जो विलयन होता है ना उसमें जो ना तो अम्ल है और ना क्षार है उसको बोलते हैं उदासीन विलयन, और उसके पीएच का मान होता है 7। देखो ये स्केल है हमारा, मान ले ये स्केल है, तो इस पर यहाँ से 0 से और 14 तक अंक लिखे होते हैं, 14 तक, और बीच में लिखा होता है यहाँ पर 7। अगर यहाँ पर कोई विलयन का मान आ रहा है तो वो कहलाएगा उदासीन, और इधर जैसे जैसे मान बढ़ेगा 6, 5, 4, 1, 2, 1 तक, 0 तक, तो वो अम्लीय प्रकृति उसकी बढ़ती जाएगी, अम्ल की प्रकृति बढ़ती जाएगी। और इधर 14 की तरफ 7 से आगे बढ़ता है 8, 9, 10, तो उसकी क्षारीय जो प्रकृति है वो बढ़ती हुई जाएगी। ये याद रखना, ये होता है पीएच स्केल। ठीक है, यही लिख रहा है इसमें। देखो 7 से 0 की तरफ आने पर H+ आयनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात अम्ल की शक्ति बढ़ती है। 7 से 0 की तरफ आएंगे तो, और यहाँ पर देखो 7 से 14 की तरफ OH आयनों की संख्या बढ़ती है, 7 से OH अर्थात क्षारीय प्रकृति जो है वो बढ़ती है। विलयन में अधिक H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल कहलाते हैं, अर्थात जितने ज़्यादा जो अम्ल है वो जितने ज़्यादा H+ आयन देंगे, ज़्यादा अगर H+ आयन देंगे तो वो कहलाएंगे प्रबल अम्ल, और कम अगर H+ आयन देंगे तो वो कहलाएंगे दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से OH- अगर कोई भी क्षार है वो OH- जो आयन दे रहा है वो अगर ज़्यादा दे रहा है, अधिक मात्रा में दे रहा है, तो वो कहलाएगा प्रबल क्षार, और वो कम मात्रा में OH- आयन दे रहा है तो वो कहलाएगा दुर्बल क्षार। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ पदार्थ और उनके पीएच के मान। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं जठर रस की, जो हमारे आमाशय से निकलता है, अर्थात हमारे जो भोजन हम जो करते हैं उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये एक प्रबल अम्ल है। इसके पीएच का मान 1.2 है, अर्थात 7 से बहुत 0 की तरफ है, 1.2, तो ये क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार नींबू का जो रस है उसका जो पीएच का मान है वो 2.2 है, ये भी अम्ल है। शुद्ध जल का 7 है तो उदासीन है 7 पर। रक्त का जो पीएच है वो 7.4 है तो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का ट्वाइज
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका pH का 10 है अर्थात 7 से ज़्यादा है तो क्षारक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये इसका जो pH का मान है वो 14 है अर्थात ये प्रबल क्षारक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होती है? वर्षा जब होती है और उसके जो pH का मान है वो 5.6 से कम हो जाता है। अगर बारिश हो रही है और उसमें जो बारिश का जो जल है उसका मान pH 5.6 से कम हो गया तो इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और यह वर्षा जलीय जीवों के लिए हानिकारक है क्योंकि कोई भी मनुष्य या जानवर है वो शरीर उसका 7 से 7.8 pH के स्केल पर कार्य करता है अर्थात इससे जब कम या ज़्यादा होगा तो शरीर काम करना बंद कर देगा और वो जलीय जीव मर जाएंगे। तो इसलिए ये जलीय जीवों के लिए बहुत ही क्या है? हानिकारक है। इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। याद रखना है वर्षा के जल का pH का मान 5.6 से अगर कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। हमारे शरीर में जो अभी बताया था हमारे शरीर में H+HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो उत्पन्न होता है। अगर अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न हो गया अर्थात जो अम्ल है वो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गया तो हमारे शरीर में हमारे सीने में जलन या दर्द और जलन का अनुभव होगा। जलन का अनुभव होगा। और जब जलन का अनुभव होगा तो इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए दुर्बल क्षारक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। जिससे क्यों करते हैं? देखो ये अम्ल है हमारे शरीर में अम्लीय प्रकृति हो गई, हमारे आमाशय में HCl अधिक मात्रा में हो गया। जब इसमें हम क्षार मिलाएंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgO तो ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण कर देंगे और हमारा आमाशय उदासीन हो जाएगा और दर्द हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दंत क्षय की। जब हमारे मुंह का जो pH का मान है वो 5.5 से कम हो जाए 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांतों का क्षय शुरू हो जाता है अर्थात दांत क्षयने लग जाते हैं। अर्थात इस यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनको बचाने के लिए क्योंकि अम्लीय माध्यम हो गया मुंह का 5.5 से कम हो गया ना तो अम्लीय माध्यम प्रदान हो गया तो इसके लिए हम क्षारीय क्या करते हैं? क्षारीय दंत मंजनों का प्रयोग करते हैं। और जब क्षारीय दंत मंजनों का हम प्रयोग करेंगे और हमारे मुंह का जो pH का मान है वो अम्लीय है और तो अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाएंगे और हमारे दांत सही हो जाते हैं। इसी प्रकार से मधुमक्खी के डंक की बात करते हैं तो मधुमक्खी का डंक मेथिनोइक अम्ल छोड़ता है, मेथिनोइक अम्ल। और मेथिनोइक अम्ल का जो सूत्र वो होता है HCOOH। याद रखना है HCOOH मेथिनोइक अम्ल छोड़ता है जिससे जलन का अनुभव होता है अर्थात अम्लीय माध्यम हो गया। जैसे हमें मधुमक्खी काटी हाथ पर तो वहाँ पर एक जलन होती है वो होती है मेथिनोइक अम्ल के कारण क्योंकि उसने अम्ल छोड़ा है। और उसके ऊपर हम एक दुर्बल क्षारक बेकिंग सोडा अगर उस पर रगड़ें तो वो उस अम्ल से क्रिया करके क्षार बनाता है और हमारे हाथ को जहाँ पर उसने मधुमक्खी ने काटा है उसको उदासीन कर देता है और हमारे हाथ पर तुरंत क्या मिलता है? आराम मिल जाता है। लवण उदासीन होते हैं जिनके pH का मान 7 होता है अर्थात कोई भी उदासीन चीज़ है उसका pH का मान 7 होता है। आगे बात करते हैं हम। कुछ क्या है? अम्ल, क्षार, लवण और उनके नाम और कुछ सूत्र। तो यहाँ पर ये आपको याद रखने हैं, जो अम्ल हैं उनके नाम और सूत्र क्या रखने हैं? याद रखने हैं। तो यहाँ पर हम कुछ अम्लों की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ऑक्जेलिक अम्ल COOH का ट्वाइज अर्थात 2 है ना, ट्वाइज। इसी प्रकार से कुछ क्षारों की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइज, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये हमारे कुछ क्षारक हैं और ये कुछ हमारे अम्ल हैं। तो इनके सूत्र और नाम हमें याद रखने हैं, ये हमेशा हमारे काम आने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं लवण की। तो कुछ लवण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ।
साधारण साधारण जो नमक है सोडियम क्लोराइड, ये सबसे अच्छा लवण है NaCl, जिसको अपन सोडियम क्लोराइड अर्थात खाने के रूप में जो अपन जो नमक काम लेते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कॉपर सल्फेट CuSO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब हम बात करते हैं कुछ लवणों की और उनके उत्पादन के बारे में बात करते हैं। साधारण नमक, तो हम साधारण नमक की बात करते हैं। साधारण नमक जो अपन भोजन में काम लेते हैं उसका जो निर्माण है वो कैसे होता है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम क्रिया कराते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये NaCl के साथ क्रिया करके NaCl का निर्माण करता है और OH के साथ क्रिया करके H2O का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखना है ये, और ये समीकरण अर्थात ये अभिक्रिया भी याद रखनी है। समुद्री नमक में बहुत से लवण मिले होते हैं, इनसे NaCl को पृथक किया जाता है और भूरे रंग के ठोस लवण को खनिज नमक कहते हैं। अर्थात जब समुद्र से हमें जो नमक प्राप्त होता है उसमें बहुत सारे लवण हैं वो आपस में मिले होते हैं, अर्थात उनको जब पृथक उनमें से NaCl को अलग कर किया जाता है जिसे अपन खाने के रूप में काम लेते हैं, और इसको अपन कहते हैं खनिज नमक, अर्थात इसको कोयले की तरह खोदा जाता है ज़मीन से। आगे बात करते हैं अपन क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर देखो क्लोर क्षार, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो एक क्षार है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक क्लोरीन गैस जिसे अपन क्लोर कह रहे हैं, क्लोरीन गैस Cl2 गैस उत्पन्न होती है। इसी कारण इस प्रक्रिया को अपन क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। याद रखना है, सोडियम क्लोराइड NaCl के विलयन में क्या है, NaCl के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहाँ पर दो चीज़ बनती हैं, एक तो क्षार बनता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक क्लोरीन गैस बनती है, तो इसीलिए क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। देखो, इस चित्र में हम आपको समझाते हैं, पहले अभिक्रिया देख लो। अभिक्रिया देखते हैं यहाँ पर NaCl और जलीय विलयन में H2O के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर क्या बनता है NaOH और Cl2, Cl क्लोरीन है तो इसको क्लोर, और ये क्या है, ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसको बोलेंगे क्षार, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसलिए बोलते हैं इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया। चित्र के द्वारा इसको हम समझते हैं। देखो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, NaCl का विलयन हमने इस बीकर में डाला, यहाँ पर हमने डाला है इसमें NaCl का विलयन। जब हम NaCl का विलयन डालते हैं तो इसमें दो रॉड है हमारी, एक पर प्लस है, बैटरी लगाई हमने यहाँ पर प्लस एनोड, प्लस को बोलेंगे एनोड और माइनस को बोलेंगे कैथोड। तो जब इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की है तो हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि जब अभिक्रिया होती है ना तो हम जानते हैं कि Cl पर माइनस चार्ज होता है। क्या होता है, Cl पर माइनस चार्ज, तो ये इस पर जो आकर्षण होगा ना वो प्लस वाले के साथ होगा, तो ये हमारा एनोड की तरफ भागेगा। तो क्लोरीन हमारी किधर भागती है, एनोड प्लस वाले की तरफ भागती है, क्योंकि प्लस और माइनस का आपस में आकर्षण होता है, प्लस माइनस की तरफ जाएगा। तो अब ये क्लोरीन गैस हमारी एनोड की तरफ जाएगी, और हाइड्रोजन पर हमें पता है हाइड्रोजन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन जो गैस निष्कासित होगी वो कैथोड की तरफ अर्थात माइनस की तरफ निष्कासित होगी। क्या, हाइड्रोजन गैस क्यों होगी, पता चल गया ना, इधर हाइड्रोजन क्यों जा रही है कैथोड की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनस का आपस में आकर्षण होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हमारा जो NaOH बना है क्षार, अब वो इधर से पात्र से निकल जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, आगे होगी समझ में। आगे बात करते हैं व्यंजक चूर्ण। ये जो व्यंजक चूर्ण है, बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे हुए चूने पर कैल्शियम जो क्लोरीन गैस है उसको प्रवाहित किया जाता है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करा के व्यंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है बुझा हुआ चूना
सूत्र याद रखना है, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बार बार आएगा ये, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। प्लस क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, क्रिया कराए CaCl2। तो व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो है CaOCl2, CaOCl2, ये होता है अपना व्यंजक चूर्ण और इसके साथ जल बनता है, ठीक है। CaCl के साथ Ca एक ओ यहाँ से आ जाएगा और Cl2, CaOCl2 और H2O बनता है। व्यंजक चूर्ण का जो अपन सूत्र याद रखना है और ये अभिक्रिया भी याद करनी है, ठीक है, ये अभिक्रिया भी याद करनी है। अगर हम यहाँ पर अब बात करते हैं व्यंजक चूर्ण का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने में करते हैं, उपचायक के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है ना, ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचायक हो जाएगा, ठीक है, किसी भी उपचायक के रूप में करते हैं। और कपड़ों के व्यंजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग जो सोडा होता है अर्थात जो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। सूत्र याद रखना है NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा, जिसे अपन खाना पकाने के सोडे के रूप में काम में लेते हैं, अर्थात जल्दी खाना बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वो होता है बेकिंग सोडा। और इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड नमक का प्रयोग करते हैं, नमक प्लस जल प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यह है अपनी अमोनिया NH3, इन दोनों का अपन अभिक्रिया कराते हैं सबकी, तो ये बनता है अमोनियम क्लोराइड का अपक्षेप और ये बनता है NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा। और इसका जो उपयोग करते हैं अपन वो करते हैं अब अग्निशामक यंत्र में और पेट की जलन को उदासीन करने में इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का, और खाना पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं धोने का सोडा, ठीक है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा NaHCO3 10H2O 10H2O प्राप्त होता है, अर्थात जब इसकी अपन अभिक्रिया कराते हैं ना NaCO3 प्लस 10H2O, ये अभिक्रिया हम कराते हैं तो बनता है NaCO3.10H2O, ये होता है क्या, धोने का सोडा, ठीक है। धोने के सोडे की अभिक्रिया हमें याद हो गई। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जाती है जल के साथ, सोडियम एक बार फिर देख लो, Na2CO3 प्लस 10H2O, इसमें से फिर अभिक्रिया कराने के बाद ये जो प्लस का निशान है ना ये हट जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा Na2CO3 10H2O, ये होता है धोने का सोडा, ठीक है। धोने के सोडे का जो उपयोग किया जाता है वो घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, जल की कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है, बोरेक्स बनाने में किया जाता है, साबुन और कागज़ उद्योगों में साबुन और कागज़ बनाने में भी धोने का सोडे का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, देखो अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल के साथ क्रिया करके जिप्सम, एक कठोर पदार्थ होता है जिप्सम, उसका निर्माण करता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल के साथ क्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना वो होता है CaSO4, याद रखना, अब की बार बोर्ड एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखने के लिए आया था, ठीक है। CaSO4 ½ 1/2 H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सूत्र याद रखना है हमें,
ये देखो ये है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी क्रिया हमने 1/1/2 H2O, अर्थात आधा अणु यहाँ पर जल का और 1.5 अणु अर्थात 1.5 अणु यहाँ पर जल का, ये मिलके नहीं 2 अणु जल का निर्माण करते हैं। और CaSO4 2H2O ये होता है जिप्सम, ये बनता है जिप्सम। क्या होता है ये? जिप्सम। जिप्सम का जो सूत्र है वो है CaSO4 2H2O, ये होती है जिप्सम। अर्थात जब हम इसका जो प्रयोग है किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो टूटी हड्डियों को स्थिर करने के लिए। जब हड्डी वगैरह टूट जाती है उस पर अपन प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। उस सफ़ेद चूर्ण को लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, उसको जल में मिलाते हैं, एक पेस्ट बन जाता है जो सूखने के बाद कठोर रूप ले लेता है जिप्सम का। ठीक है, खिलौने और सजावट का सामान बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम, Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट और अर्धहाइड्रेट, आधा अणु है जल का तो हाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।